आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग एक नए पाठ का शुरुआत करेंगे। ये हमारा 8वां पाठ है, जिसका नाम अंक गणित तथा रेखा गणित पढ़ाने की विधि, ये आपके पाठ का नाम है। इसके पहले हम लोग 7 पाठ तक अध्ययन कर चुके हैं। 7वें पाठ में हमने बीजगणित के बारे में, बीजगणित क्या है, बीजगणित की परिभाषा क्या है और बीजगणित की जो पाठन की विधि है, बीजगणित को कैसे पढ़ना चाहिए, इन सारी विधि को, इन सारी बातों को हमने इसके पहले वाले वीडियो में सीखा और अध्ययन किया। और हमें आशा है कि आप भी देखे होंगे वीडियो को और ज़रूर कुछ न कुछ सीखे होंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज अपने इस 8वें पाठ में हम लोग अंक गणित और रेखा गणित पढ़ाने की विधि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि अंक गणित क्या है, अंक गणित पढ़ाने की विधि क्या है, या अंक गणित पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य हैं। इन सारी बातों को इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक, अंक गणित पढ़ाने के लिए कुछ उद्देश्य। चूँकि 16वीं शताब्दी के पश्चात, जैसे 16वीं शताब्दी हमारा बीता, उसके पश्चात अंक गणित के 2 रूप माने जाने लगे। पहला तो अंक गणित का ज्ञान होना, अंक गणित का ज्ञान, और दूसरा था हल करने की कला। आवश्यक, ये दोनों आवश्यक समझे जाने लगे 16वीं शताब्दी के बाद। मतलब अंक गणित के 2 रूप समझने जाने लगे। पहला तो अंक गणितों का ज्ञान और दूसरा था उनको जो हल करने की कला है। ये दोनों 16वीं शताब्दी के बाद आवश्यक रूप से समझने जाने लगा। हम आपको बता दें, ये दोनों अंक गणित के ही अंतर्गत समझे गए। इसलिए सबसे पहले अगर अध्यापक अंक गणित विषय पढ़ाना जा रहा है या अंक गणित पढ़ा रहा है, तो अंक गणित विषय पढ़ाने में दोनों ही बातों का समान रूप से ध्यान रखना चाहिए। पठन विधि का उद्देश्य, चूँकि जो हमारे पढ़ने या पठन का उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य सिद्धांत का समझना, संबंध का समझना कि उनका क्या उनसे संबंध है, इसको समझना और सिद्धांत का प्रयोग करना हमारा होता है। और सिद्धांत का प्रयोग करना होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान होना चाहिए कि गणित को हल करने का जो ज्ञान है या जो कला इनके हैं या अंकों का जो ज्ञान है, वो एक दूसरे के ही रूप हैं। तो इसलिए इन दोनों पर बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए अंक गणित पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, बात इस पे कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, अंक गणित पढ़ाने में सबसे पहले बात करते हैं अंक गणित क्या है। तो हम आपको बता दें कि अंक गणित, इसके पहले हम आपको परिभाषा बता भी चुके हैं, छोटा सा पॉइंट लेंगे हम इस पे। अंक गणित, चूँकि ये गणित है, गणित जानते हैं गणनाओं का खेल है, अर्थात हम लोग इसमें गणनाओं के बारे में खेलते हैं। और गणित, अंक मतलब आप जानते हैं कि अंक ही हैं, अर्थात अंक गणित एक गणित का भाग है जिसमें हम लोग अंकों के संबंधित खेल को खेलते हैं। अर्थात अंक गणित की वह शाखा है जिसमें अंकों पर आधारित प्रश्नों या सिद्धांतों को, या प्रश्नों पर अंकों पर आधारित हम लोग प्रश्नों को अध्ययन करते हैं। अर्थात अंक गणित के अंतर्गत हम लोग अंकों के गणनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में बहुत सारे मत भी रहे जो हम आपको पहले या दूसरे वीडियो में दे भी चुके हैं। तो चलिए, इसके कुछ उद्देश्य हैं कि विद्यार्थियों को इस प्रकार के विचारों से
सबसे पहले उसे परिचित कराया जाए, जिससे वह अंकगणित संबंधी तथ्यों को ठीक और तौर पर समझ सकें। इस बात का ध्यान होना चाहिए अध्यापक को कि यदि वो विद्यार्थी को अंकगणित के बारे में पढ़ा रहा है तो सबसे पहले वो इस बात का ध्यान दें कि वह विद्यार्थी को अंकगणित के संबंधित जो भी उससे तथ्य या जो भी उससे महत्वपूर्ण बातें हैं उस बात को सबसे पहले ठीक तरीके से उसे समझाएं और उनमें क्या तथ्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ठीक तौर तरीके से समझाएं, जिससे विद्यार्थी को आगे की जो सिद्धांत या जो भी संबंध हों, जो भी सूत्र या गणित के प्रश्न हों, उन सभी प्रश्नों में उनको कोई परेशानी न हो। और इसके साथ साथ विद्यार्थी में विश्लेषण कराने की तथा उसके द्वारा सही परिणामों पर पहुंचने की क्षमता भी पैदा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका रहेगा कि विद्यार्थियों में अपने वातावरण में होने वाले भार और नाम संबंधी घटनाओं के कारणों में रुचि उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका रहेगा कि बालक को अंकगणित की आधारभूत क्रियाओं में प्रयोग आने वाले अध्यापक को चाहिए कि उस बालक को अंकगणित में जो भी क्रिया आधारभूत क्रियाओं में जो भी प्रयोग होने वाले फार्मूले या जो भी प्रतीक या साधारण जो भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि हों, उन सभी बातों को विद्यार्थी को अच्छे तरीके से समझा देना चाहिए, जिससे और इन सारी परिभाषाओं को बच्चों को समझा दें, जिससे वह विद्यार्थी जब अपना आगे पढ़ाई करें वह शुद्धता का ज्ञान जरूर रखें, जिससे वह गलती को न कर पाएँ और वह अच्छी इन सभी बातों को जो गणित के आधारभूत क्रिया हैं उनको वह अच्छी तरीके से समझ सके। साथ में बालक को प्रयोगात्मक अंकगणित के जीवन संबंधी ज्ञान को समझने और हल करने का अवकाश देना चाहिए, जिससे वह विद्यार्थी अंकगणित के जो भी प्रयोगात्मक कार्य हैं उनको अच्छे तरीके से वह कर सके। साथ में बालक को इस स्थिति में उच्च गणित समझने हेतु नींव डालना चाहिए और जिससे वह लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे। जैसे जैसे बालक आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा उसको नए नए कुछ गणित के जो भी क्रियाकलाप हों उनको समझाएं, जिससे वह बालक गणित की जो उच्च स्थिति हैं उनको समझने हेतु वह उत्तेजित हो और उसे आसानी से समझ सके। तो ये अंकगणित पढ़ाने के कुछ उद्देश्य थे जिन्हें हमने पॉइंट के ज़रिए हमने आपको बतलाया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और सीखते हैं कि अंकगणित पढ़ाने के सामान्य नियम क्या हैं। बहुत ही अच्छे नियम हैं, आप इसे ज़रूर नोट्स करिएगा कि आप अगर गणित के टीचर हैं या गणित के अध्यापक हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप अंकगणित पढ़ाने जा रहे हैं तो अंकगणित पढ़ाने के कुछ नियम हैं, उस नियम को आप ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के सामने जाएं और अंकगणित पढ़ाने के क्या नियम हैं उनको आप देखें। तो यहाँ से हम अंकगणित पढ़ाने के कुछ नियम हैं जिन्हें हम लोग पॉइंट के ज़रिए अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। तो चलिए इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट हम लोग सीखते हैं कि अंकगणित पढ़ाने के क्या सामान्य नियम हैं। यह बात सही है कि एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक ज्ञान नहीं समझा सकता और बालक उसकी अपेक्षा कहीं कम ज्ञान हजम कर सकता है। प्रारंभ में अंकगणित पढ़ाते समय बालकों को अधिक और बारीक आदेश नहीं देना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि पाठ संबंधी जो भी सामान्य नियम हैं, जो भी उनसे सिद्धांत हैं, उसको वह बालक को बता दे और
पाठ के अंतर्गत जो बारीक तथा सूक्ष्म नियत आते हैं उनको बालक स्वयं ढूंढे। इस सारी बातों को बालक को बता देना चाहिए। दूसरे पॉइंट में जानते हैं हम लोग कि गणित की शिक्षा में समझने की शक्ति को बढ़ावा ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा अधिक आवश्यक समझा जाता है। इसलिए पाठ समझाते समय अध्यापक को बार बार सहायता नहीं देनी चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमता में अंतर होता है, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों की क्षमता अलग अलग होती है। तो इसलिए शिक्षक को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार ही सहायता देना लाभप्रद होता है। उनको जिस तरीके से जिस पद के लिए जो आवश्यकता हो बस उतने ही बताएं, और अधिक सहायता की तरह बहुत निम्न सहायता भी हानिकारक होता है। इसलिए इतनी आप सहायता करते रहिए जिससे वह बच्चा उस स्टेप को समझकर अगले वाले स्टेप को समझने के लिए उत्तेजित होता रहे, और उसको इतनी बढ़ावा देते रहिए, इतनी बढ़ावा देनी चाहिए जिससे वह स्वयं प्रश्नों को या स्वयं उसके आगे के जो भी स्टेप हैं उनको वह स्वयं ढूंढने के लिए उत्साहित हो जाए। उपयुक्त सिद्धांत का सहयोग भी अभ्यासकार होता है। जहाँ तक हो सके अभ्यासकार में कम से कम सहायता देनी चाहिए। जैसे यह इस प्रकार किया जाता है कि किस प्रश्न में कहाँ पर अशुद्धि है और कहाँ पर यह कहना पर्याप्त होगा कि यह गलत है, इसको दोहरा लो आदि प्रश्न हल करने में जो भी अशुद्धि हो उसके निवारण हेतु सही ढंग का एक दूसरा प्रश्न हल करने को देना चाहिए, जिससे वह उस पर आधारित प्रश्न को हल करे। इस तरह बालक को स्वयं अपनी अशुद्धियों का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए जो भी उसमें अशुद्धियाँ हों उनको दोहरा लेना चाहिए और वह बालक अपनी अशुद्धियों को समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करें। अशुद्धि अंकगणित के विशेष महत्व का अंत हो जाता है यदि यह न समझा जाए कि अंकगणित में गणना का स्थान महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। इस गुण पर ध्यान न देने से गणित की शुद्धता, क्रमशीलता नहीं रह पाती। प्रश्न हल करने में जो बुरी आदतें पड़ जाती हैं उनका जीवन भर बुरा प्रभाव पड़ जाता है, जिससे गणित के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाता। अंकगणित प्रारंभ समय में अध्यापक को गणना में मौखिक अभ्यास कराना देना चाहिए और इसके पश्चात शीघ्रता तथा शुद्धता का अभ्यास धीरे धीरे जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करना के द्वारा दिया जा सके। इसके लिए थोड़ा समय होना चाहिए। प्रत्येक अभ्यास का कार्य क्रम में तथा निरंतर होना चाहिए। इस तरह के कार्य से बालक में दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाती है और वह दैनिक जीवन में कार्यों को समझना सरल हो जाता है। गणना का कार्य कभी भी कच्चे काम के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इससे बालकों में उसको कच्चे रूप में करने की आदत पड़ जाती है और वह रेखा गणित में भी चित्र का कच्चा रूप नहीं हो सकेगा। इस तरह उदाहरण देने से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक तथा विद्यालय के अनुकूल हो। कक्षा में पढ़ाए गए गणित का संबंध बालकों के जीवन से होना चाहिए। छोटे बालकों को दिए गए उदाहरण उनके खेल की रुचि में होना चाहिए। चूँकि आपको कोई भी उदाहरण विद्यार्थियों के सामने, बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वह विद्यार्थी को इस तरीके से उसे बताएं कि उसके दैनिक जीवन में जुड़े वह खेल के रुचि की तरह उसे समझें और खेल के जरिए गणित के विषय को अच्छे से पढ़ें। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे
अब हम लोग बढ़ते हैं कि अंकगणित में अभ्यास का स्थान। अंकगणित में अभ्यास का क्या स्थान है? चूँकि यदि गणित में अभ्यास पर्याप्त रूप से न हो पाता तो उसका दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं होता। इसके लिए विषय में और विषयों की अपेक्षा अधिक अभ्यास होना आवश्यक होता है। लेकिन अभ्यास में दो बड़ी बातें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक तो यह कि अभ्यास कार्य बिल्कुल स्पष्ट हो और उसको धीरे धीरे छोटे छोटे खंडों में दिया जाए। यदि कक्षा यह आवश्यक समझती है कि वह कार्य पाठ के आरंभ में होना चाहिए और बालक उस कार्य में रुचि रखें तो इसके लिए इस तरह के अभ्यास कार्य का सदा आरंभ में उचित रहेगा। अभ्यास का समय निश्चित होना चाहिए किसी भी पाठ में, इसके लिए अधिक समय देना उचित नहीं होता। साधारण एक अंतर में अभ्यास के लिए 5 से 10 मिनट पर्याप्त होता है। जब अभ्यास कार्य के देने में इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उसको रुचि से करता है और नियत समय में समाप्त कर लेता है या नहीं, इस बात का ध्यान होना चाहिए। शीघ्र समाप्त करने वाले बालकों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार कार्य अधिक देना चाहिए और अभ्यास के लिए प्रश्नों का क्रम सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, जिससे मंद बुद्धि का बालक भी कक्षा में कुछ प्रश्न अवश्य हल कर सके। बता दें कि अंकगणित का जब भी आप प्रश्नावली या किसी अभ्यास का हल करा रहे हैं तो ध्यान देना चाहिए हमेशा विद्यार्थियों को, चूँकि जितने विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों की जो क्षमता है वो अलग अलग हैं। तो जो मंद बुद्धि के विद्यार्थी हैं उनको सरल सरल प्रश्नों को पहले सॉल्व कराएं, हल कराएं। धीरे धीरे जब वह विद्यार्थी उसको समझते जाएं तो स्टेप बाय स्टेप क्रम से उसको कठिनाई की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। और जो विद्यार्थी कक्षा में अधिक तेज हैं अर्थात जिसकी पठन शक्ति अधिक है, उन विद्यार्थियों को उनके कार्य क्षमता के अनुसार उनको कार्य अधिक देना चाहिए, उनको आवश्यकता के अनुसार उन्हें कार्य देना चाहिए, जिससे वह विद्यार्थी गणित के प्रश्नों से अपने अनुसार हल कर सके। और जो मंद बुद्धि का विद्यार्थी है वो भी धीरे धीरे कठिन प्रश्नों की ओर शीघ्र बढ़े। इसलिए अभ्यास कराते समय बहुत महत्वपूर्ण बातों का ध्यान होना चाहिए। जब भी अभ्यास कराएं उस अभ्यास से रिलेटिव प्रश्नों में 1-2 प्रश्न आप पहले बच्चों को समझाएं, जिससे वह विद्यार्थी जब उस बात को समझ जाएं तो उस पर आधारित 2 या 3 से प्रश्नों को लेकर के उस आधारित प्रश्नों को सॉल्व कराएं, हल कराएं। और जब वह विद्यार्थी हल कर लें तो उस पर आधारित और सारे प्रश्नों को बनाकर 2, 5 या 10 मिनट का समय दे करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराएं, जिससे वह विद्यार्थी उन प्रश्नों को हल करके अपने प्रॉब्लम, अपने समस्या को दूर कर सकें। अभ्यास कार्य को सुविधा के अनुसार कक्षा में या कक्षा के पश्चात अध्यापक को जांच लेना चाहिए। यह क्रम भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों में भिन्न भिन्न होता है। सबसे आवश्यक यह है कि अभ्यास कार्य की जांच आवश्यक होनी चाहिए। अभ्यास के द्वारा गणित के तथ्यों का मस्तिष्क में प्रवेश होता है, उनकी स्थिरता बन जाती है। जब तथ्यों के साहचर्य स्थिर रूप धारण कर लेते हैं तो वह तथ्य सदा के लिए अपना बन जाता है। इस तरह अभ्यास का पाठ्य पुस्तक सीखने में प्रमुख स्थान होता है। अभ्यास करते समय ध्यान में कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे पहली बार के विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। इन विचारों को स्पष्ट होना चाहिए। जो भी आप विचार प्रस्तुत करें वो स्पष्ट होना चाहिए।
साहचर्य को दोहराना चाहिए, नवीन साहचर्य पर ध्यान देना चाहिए। अभ्यास कार्य करते समय उपयुक्त प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए। अभ्यास कार्य समय विद्यार्थी अनुमान लगाकर प्रश्न हल न करें बल्कि समझकर हल करें, इस बात का बच्चों को अवगत कराएं। अभ्यास कार्य के बीच में किसी भी प्रकार का बाधा न हो। जब भी आप बच्चों को प्रश्नावली अभ्यास करा रहे हैं तो किसी भी प्रकार का उस अभ्यास कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अभ्यास कार्य अधिक समय के लिए न दिया जाना चाहिए। उस अभ्यास कार्य जब भी करवाया जाए बच्चों के कार्य क्षमता के अनुसार ही कराया जाना चाहिए। अंकगणित में कुछ शुद्धता होती हैं। अंकगणित संबंधित गणित और शुद्धता एक विशेष आयु के बीच में ध्यान रखनी पड़ती है। इसका ध्यान 9 और 10 वर्ष आयु के बीच रखना चाहिए। इस अवस्था में अधिक कार्य मौखिक तथा कुछ लिखित होना चाहिए। 10 वर्ष के बालकों को अपनी अंगुलियों की सहायता से संख्या न गिनने देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 40 मिनट के अंतर में मौखिक कार्य 5 मिनट आरंभ में तथा 5 मिनट अंत में होना चाहिए, जिससे वह बच्चा लाभप्रद हो। इस तरह कार्य का प्रतिदिन होना चाहिए। इसके द्वारा एक आवश्यक गति और शुद्धता का ज्ञान बालकों में पैदा हो जाएगा और वह प्रश्नों हल करने में दोनों बातों पर ध्यान रखेगा। कुछ समय तक इस कार्य करने में गति और शुद्धता उसकी आदत में आ जाएगी, जिससे वह मौखिक कार्य के बीच में कभी कभी लिखित कार्य भी दिया जाना चाहिए, जिससे वह लिखने का भी अभ्यास डालें और अपनी जो भी शुद्धता है या जो भी अशुद्धता है अशुद्धता पर अपने ध्यान दें और उसकी अशुद्धता सारी दूर हो जाएं। इस तरीके से गणित में कुछ शुद्धता थी, हमने आपको बतलाया, और गणित में अभ्यास का क्या ध्यान देना होना चाहिए, इन सारी बातों को हमने अभ्यास में सीखा। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में इसके दूसरे भाग में फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस रिवीजन करें, नोट्स को बनाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। बाय।